हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे, हमने अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब हिंदी में होता है अपोपचय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपोपचय अभिक्रिया। और अपोपचय अभिक्रिया का मतलब होता है अपचयन व उपचयन। अपचयन व उपचयन। तो हम देखिए कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपोपचय अभिक्रिया यानी इसको अगर अलग अलग करेंगे तो अपचयन व उपचयन अभिक्रिया आएगा। कौन सा आएगा? अपचयन व उपचयन। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ संपन्न हो। कैसे? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और हम इसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होती है। साथ साथ क्या होती हैं? संपन्न होती हैं या चलती है, लिख दो संपन्न होती है। कैसी होती है? संपन्न। तो ऐसी विक्रिया जिनमें अपचयन व उपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ क्या होती है या साथ साथ क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे हमारी बुक के अनुसार पहला उदाहरण, और पहला उदाहरण है ZnO प्लस C। ZnO प्लस C। देखिए यहां पर आपका जो कार्बन है वो अपचायक की भांति कार्य करता है। यहां कार्बन किसकी भांति कार्य करता है? अपचायक। अपचायक की भांति कार्य कौन करता है? कार्बन। अब अपचायक का मतलब क्या होता है? अपचायक का मतलब होता है जो खुद को ऑक्सीकृत करे, जो खुद को क्या करे? ऑक्सीकृत, और दूसरे को क्या कर दे? अपचयित। और अपचयित का मतलब क्या होता है? जो है ऑक्सीजन त्यागता है, जो ऑक्सीजन त्यागता है वो क्या हो जाता है? अपचयित। और जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो हो जाता है उपचयित। क्या हो जाएगा? उपचयित। अब देखो कार्बन क्या करता है? कार्बन इससे क्रिया करेगा तो इसकी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो क्या बनाता है? यहां तो बन गया Zn और यहां बन गया CO। क्या बन गया? CO। अब आपको देखना क्या है वो देखेगा। आपको ये देखना है अभिकारक में ऑक्सीजन कहां पर थी? Zn के साथ। अभिकारक में ऑक्सीजन कहां पर थी? Zn के साथ। कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन थी? नहीं थी। लेकिन हमने यहां देखा अभिक्रिया में उत्पाद में किसके साथ ऑक्सीजन है? कार्बन के साथ। Zn के साथ है? नहीं है। इसका मतलब Zn ने अपनी ऑक्सीजन क्या कर दी? निकाल दी या त्याग दी। अब जिसने अपनी ऑक्सीजन त्याग दी उसका तो हो गया अपचयन। क्या हो गया? याद रखना यहां अगर तत्व के साथ ऑक्सीजन है और यहां तत्व के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब उसने ऑक्सीजन को त्याग दिया, अर्थात उसका क्या हो जाएगा? दूसरी
दूसरी तरफ देखेंगे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन है क्या? यहां तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पाद में ऑक्सीजन है। अगर उत्पाद में ऑक्सीजन है तो इसका मतलब उसका क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया। क्या हो गया? बोलो जी, समझ में आगे नहीं आई बात? यस या नो? तो एक का अपचयन और एक का उपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया हो रहे ना, तो हम कह रहे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों प्रक्रिया कैसी हो? साथ साथ क्या हो? संपन्न हो। यस या नो? हाँ या ना? चलो अगला उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे देखना। सबसे पहले हमने लिया MnO2 प्लस MnO2 हो गया मैग्नीज डाई ऑक्साइड और हमने ले लिया यहां पर HCl। HCl अब रिएक्शंस करो, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? MnCl2 बन गया जी। हाँ या ना? अब देखो बेटा ये प्लस का और ये माइनस का क्रिया करो जरा, क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2। लेकिन O के यहां कितने हैं? 2, तो हमें यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। यस या नो? यस सर। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? H का 2 दूनी 4, तो H के 4, यहां H का कितना है? 1। कितने का गुणा कर दोगे? 4 का। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब बताओ Cl के कितने हैं? यहाँ 4, यहाँ कितने हैं? 2। कितना और Cl लिख देंगे? हो गया। अब देखो ये तो हमने अभिक्रिया बना दी, ये तो हमारे अभिक्रिया बनाने का तरीका था, प्लस माइनस करके, ठीक है ना? अब हमें ये बताना है कि किसका ऑक्सीजन हुआ और किसका चयन। अब देखो इसकी पहले ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। अब Mn की ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे O2। अब देखो जिसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं? X। 2 और O बराबर 0, और O को हम क्या कर सकते हैं? -2। तो 2 दूनी बराबर X बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो Mn का मान कितना हो गया? प्लस के 4। कितना हो गया? 4। और यहां पर आपको पता ही है Mn के कितने होंगे? 2, क्योंकि Cl के नीचे 2 लगा है। Cl के नीचे कितना लगा हुआ है? 2। और वैसे भी निकालोगे तो Mn का क्या लिखोगे? X 2 Cl बराबर 0। X 2 Cl पर माइनस का कितना होता है? 1, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2, तो X बराबर कितना होंगे साहब? बात समझ में आ गई? अब देखिएगा जब अपने को ये बात पता लग गई, ठीक है, हम क्या करेंगे? हम देखेंगे यहां +4 और यहां +2, तो हम यहां लिख देंगे नीचे Mn +4 और Mn +2। बताओ किस ओर इलेक्ट्रॉनों की कमी है? इस ओर है ना। देखो जिस ओर प्लस के ज्यादा होते हैं उस ओर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। क्या होती है? कमी। कैसे? Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। और उस पर अगर +4 लग जाए, क्या लग जाए? प्लस के 4, तो इसका मतलब वह 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है। कितने इलेक्ट्रॉन खो देता है? 4। तो 25 में से 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो बचे कितने? यहाँ 25 में से 2 खो दिए तो कितने बचे? अब हमें दोनों तरफ की संख्या बराबर करनी है ना। अरे यस या नो? तो हम क्या करेंगे? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2। तो देखो 2 और 21 कितना हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इधर भी 23 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन किस ओर जुड़ रहा है? बाईं ओर। किस ओर
बाईं ओर, तो बाईं ओर जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो हम उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कह देते हैं? अपचयन कह देते हैं। अब इनमें देखेंगे इसमें से किसका ऑक्सीजन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखो यहाँ प्लस का एक, यहाँ माइनस का एक, यहाँ प्लस का एक, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ 0। तो देखो यहाँ संख्या चेंज हो रही है। Cl पर संख्या अगर चेंज हो, किसी भी तत्व में अगर संख्या चेंज हो तो वही हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन और अपचयन ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ 4 थी, यहाँ 2 थी, तत्व एक ही था, तत्व एक ही था, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन अवस्था कैसी थी? अलग अलग। तो वही हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन और अपचयन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि H पर प्लस का एक, यहाँ भी H पर प्लस का एक है, तो यहाँ तो संख्या चेंज होने से रही। अब देखो यहाँ Cl पर माइनस का एक और यहाँ पर Cl पे कितना है? 0। तो हम किसको लेंगे? Cl वाले को लेंगे। किसको लेंगे? Cl वाले को। अब देखो Cl को क्यों लिया? क्योंकि Cl पर अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं या नहीं है? चलिए अब देखिए इधर Cl पर माइनस का 1, तो हम यहाँ Cl पर माइनस का 1 ले लेंगे और यहाँ Cl2 करके क्या है? 0। अब बताइए Cl पर टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और माइनस का मतलब क्या होता है? कि उसने उधार ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर रखा है? उधार ले रखा है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई, नहीं हो गई? भाई Cl पर माइनस Cl 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है तो 18 हो गए। यहां पर Cl0, Cl के ऊपर कोई ऑक्सीजन अवस्था नहीं है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब देखो यहाँ 2 है, पहले बैलेंस करो। Cl के यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 36। यहाँ पर 17, क्योंकि 17 गुणा 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था है नहीं। तो जो जब ऑक्सीजन अवस्था नहीं होती तो तत्व का परमाणु क्रमांक वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो 17 दूनी कितने होते हैं? 34। अब बताओ किस ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इस ओर ज्यादा है। इस ओर क्या है? 36 करने के लिए हम किस ओर जोड़ेंगे? इस ओर जोड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 2। तो हम इस ओर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? अब याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन हमारे राइट हैंड की साइड जुड़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जुड़े होते हैं? राइट हैंड साइड में, तो सदैव हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यस या नो? अब देखिएगा, तो ये हमारा क्या था? ऑक्सीजन और अपचयन ज्ञात करना। ऑक्सीजन और अपचयन कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने आपको इसमें बताया कि ऑक्सीजन अपचयन की हम इस प्रकार प्रक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस अभिक्रिया को मैं दोबारा लिखकर बताऊंगा किसमें अपचयन हुआ और किसमें ऑक्सीकरण। देखिए अब आप बता सकते हैं Mn से Mn में क्या हुआ था? अपचयन। आप उसके ऊपर लिख दीजिए कि भाई यहाँ अपचयन हुआ। और Cl से Cl में क्या हुआ था? अपचयन, उपचयन, सॉरी, क्या हुआ था? उपचयन। तो दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही है, कंप्लीट हुआ। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, या अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा संक्षारण। वो रहेगा हमारा संक्षारण। अब देखिए संक्षारण क्या होता है। आपने देखा होगा प्राय आपके घर के आसपास कोई लोहे की
कोई रॉड पड़ी हुई है या कोई लोहे की छड़ पड़ी हुई है, आपने उस छड़ को बार बार विशेष तरह उस छड़ पर ध्यान दिया होगा कि उस छड़ पर कुछ दिनों बाद भूरे भूरे रंग की एक परत आ जाती है, और फिर आप कुछ महीनों बाद उसको देखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से लोहा इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि उसकी पपड़ियां अलग अलग होने लग जाती है, यानी वो पपड़ियों के रूप में टूटने लग जाता है, अर्थात उनकी परतें बन जाती हैं। तो यही संक्षारण है। विशेषतः है अगर कोई धातु जैसे लोहा है, नमी, आर्द्रता, लवणता, क्षारता आदि के संपर्क में आती है तो वह क्षयित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? क्षयित होने लग जाती है। उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आपका चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना और तांबे का हरा होना, तांबे का हरा होना, ये सब उदाहरण किसके हैं? संक्षारण के हैं। किसके हैं? संक्षारण। तो हम लिख सकते हैं जब कोई धातु जैसे लोहा, जैसे लोहा, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, नमी, आर्द्रता, लवणता व क्षारकता, क्षारकता के संपर्क में आती है, के संपर्क में आकर, के संपर्क में आकर क्षयित होने लगती है, क्षयित होने लगती है, होने लगती है। तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जब कोई धातु जैसे लोहा नमी, आर्द्रता, लवणता व क्षारकता के संपर्क में आकर क्षयित होने लगती है तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। देखिए कोई भी चीज का क्षयित होना, जैसे उदाहरण आपने देखा होगा तांबे का हरा होना, तांबे का हरा होना। आपने देखा होगा आपकी पूजा घर में तांबा रखा रहता है और आप जब उसको कई दिन तक उस पर जल रखे रहते हैं तो उस जल की वजह से वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और तीसरा जो पॉइंट है वह है चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, बदरंग। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। संक्षारण जब कोई धातु जैसे लोहा, नमी, आर्द्रता, लवणता व क्षारकता के संपर्क में आकर क्षयित होने लगती है तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तांबे का हरा होना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, ये सभी संक्षारण के क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है जी। तो आपने संक्षारण के बारे में पढ़ लिया। अब संक्षारण के बाद अपना पॉइंट आता है विकृत गंधिता। कौन सा पॉइंट आता है? विकृत गंधिता। कौन सा पॉइंट है? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता के बारे में सुन लीजिए
क्या होता है, आपने कई बार अपने घरों में अचार को देखा होगा। जो अचार होता है, अब आपने देखा होगा जिस समय ज्यादातर जो वर्षा ऋतु का मौसम होता है, उस वर्षा ऋतु के मौसम में उसके अंदर कुछ फंगस आ जाती है ना, जिसको फफूंद बोलते हैं। ये फफूंद क्या किस कारण आती है आप बता सकते हो क्या? आपने देखा होगा कि जब हम अचार के डब्बे में या उसके जार में ऑयल की मात्रा कम हो जाती है, किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑयल की। तो क्या होता है कि वायु सीधे अचार से संपर्कित हो जाती है। वायु किससे संपर्कित हो जाती है? सीधे अचार से। और जो अचार होता है वो वायु से क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। कैसा हो जाता है? उपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या आ जाती है? दुर्गंध आ जाती है और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? विकृत गंधिता। यानी विकृत मतलब खराब होना, गंधिता मतलब गंध का आना। जब किसी वश्य पदार्थ, कौन से, जब कोई वश्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाती है? परिवर्तन आ जाता है। उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विकृत। अब आप कहोगे सर अगर हमें विकृत गंधिता से बचना है तो क्या किया जाए? तो देखिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए हमें जो हमारे अचार वगैरह हैं, या आपने देखा होगा बाजार में चिप्स वगैरह आते हैं, लेज के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, इन पैकेटों के अंदर आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आपने देखा होगा जब नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी तो उसकी वजह से देखो, आपने देखा पैकेट फूले फूले से रखते हैं। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्रतिऑक्सीकारक का काम करती है। कई बार पूछा जाता है कि चिप्स कुरकुरे पैकेट में जो गैस भरी जाती है वह किसका कार्य करती है? तो आप लिखोगे प्रतिऑक्सीकारक, है ना, क्योंकि वह उसे ऑक्सीकृत नहीं होने देती, अर्थात खराब नहीं होने देती। तो ये प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है और लंबे समय तक उसको चलाती है। तो और नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? इसका भी रीजन है, अन्य गैसें क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो होती है वो एक ऐसी गैस है जो डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी? बहुत अधिक ऊर्जा की। अब मैं आपको एक लकड़ी दे देता हूं और आपसे कहूंगा तोड़ो, आप तोड़ दोगे आसानी से? दो दूंगा तो थोड़ा और ताकत लगेगी, तीन दूंगा तो ज्यादा ताकत लगेगी। तो वही बंद है, बंद जितने ज्यादा होंगे ऊर्जा उतनी ज्यादा लगेगी, और इतनी ऊर्जा हमारे क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, अर्थात हमारे कमरे के ताप पर नाइट्रोजन को वियोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए नाइट्रोजन को उसमें भरा जाता है। और ना ही नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों से क्रिया करती है, नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों से भी क्रिया नहीं करती, इसलिए उनको उसमें भरा जाता है।